18% पहाड़ी और 43% मैदानी भाग है। भारत के क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय, 28% पठारी, 18% पहाड़ी एवं 43% मैदानी भाग है। उत्तर के पर्वतीय भाग की ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक है। पठारी एवं पहाड़ी भागों की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। मैदान एवं तटीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 160 मीटर है। नेक्स्ट, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती मैदान, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। हिमालय की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 150 से 500 किलोमीटर। मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित श्रेणी को ट्रांस हिमालय श्रेणी कहा जाता है। मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित श्रेणी को ट्रांस हिमालय श्रेणी कहते हैं। ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख का पठार है। हिमालय की पूर्वोत्तर शाखा भारत और म्यांमार सीमा पर उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इसी को पूर्वांचल श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय में अथवा हिमाद्री में नंगा पर्वत, कामेत, कंचनजंगा, केटू और अन्नपूर्णा जैसे शिखर हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में ही स्थित है। हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, ये भी महान हिमालय में ही है। नेक्स्ट है, केटू भारत का सबसे ऊंचा व विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। सिंधु, सतलज, यमुना, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियों का उद्गम भी महान हिमालय से ही होता है। महान हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, फिर से बोल देती हूँ उनका नाम, सिंधु, सतलज, यमुना, कोसी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मध्य या लघु हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। मध्य हिमालय में ही कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं अमरनाथ स्थित हैं। ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक है। इसे बाहरी हिमालय का उप हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। नेक्स्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के 4 भाग किए जाते हैं। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य पंजाब या कश्मीर हिमालय है। सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज एवं काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली और तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। भारत का मध्यवर्ती मैदानी भाग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। नेक्स्ट है, भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इस मैदान के 4 उपभाग हैं: पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान,
गंगा का मैदान और है ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है पंजाब का मैदान पांच प्रमुख नदियों वे है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नेक्स्ट है राजस्थान के मैदान में लूनी प्रमुख नदी है। गंगा के मैदान की ढाल दक्षिण से पूरब की ओर है। गंगा के मैदान की जो ढाल है वे दक्षिण से पूरब की ओर है। गंगा के मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर है। उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान को भावर, तराई और खादर में बांटा गया है। गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी को भावर और नई को खादर बोलते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर ऊपरी गंगा मैदान, पश्चिम से पूर्व की ओर ऊपरी गंगा का मैदान जो इलाहाबाद तक है। मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से राजमहल तक है। निम्न गंगा का मैदान राजमहल से तट या डेल्टा तक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को उत्तरी उच्च भूमि एवं दक्कन पठार में विभाजित करती है। उत्तरी उच्च भूमि में मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय का पठार शामिल है। छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिजों का भंडार गृह कहलाता है। दक्कन का पठार बेसाल्ट लावा से निर्मित पठार है जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान ये दोनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत की तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी तटीय मैदान को क्रमशः कोंकण तट, कन्नड़ तट तथा केरल तट कहा जाता है। कर्नाटक एवं केरल तट के तट को संयुक्त रूप से मालाबार तट कहते हैं। भारत में चिल्का झील खारे पानी की, बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं। भारतीय मरुस्थल थार 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। भारत की समुद्र सीमा में लगभग 1256 द्वीप हैं। 570 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है तथा 47 द्वीप अरब सागर में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप कोरल या प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वेरन द्वीप पर स्थित है। हो गया सर। ओके।
नेक्स्ट कोई और जिन्होंने तैयार किया? ओके, हेलो सर, ये फ्रेंडशिप ट्यूशन पूरी क्लास 9 से। यस हाँ, 19वीं क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत बास्तिल के फोर्ट यानी बास्तिल के किले की ध्वस्ती से हुई थी 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल का किला जो था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था और इसीलिए 14 जुलाई 1789 को क्रुद्धवीर ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मुख्य कारण, इसमें जो है सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, तत्कालिक कारण है और आर्थिक कारण है। इसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, तत्कालिक कारण और आर्थिक कारण है। सामाजिक कारण में है 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था और तृतीय स्टेट जिसमें सभी जितने भी आम लोग थे वो आते थे, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर इत्यादि थे। यहाँ की व्यवस्था जो थी, लगभग 60% जमीनों पर जो था वो कुलीनों और चर्चों का अधिकार था, जबकि ये मात्र 10% जनसंख्या का हिस्सा रखते थे। जबकि आम लोगों के पास तृतीय स्टेट जो था ये पूरे जनसंख्या का 90% हिस्सा था। इसके बावजूद भी उनके पास मात्र 40% जमीन थी। यहाँ पे कुछ मुख्य टैक्स लिए जाते थे। टाइड एक ऐसा टैक्स था, ऐसा कर था जो तृतीय स्टेट यानी कि तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला था। टाइड एक ऐसा कर था जो सरकार द्वारा वसूला जाता था। टाइड एक ऐसा कर था जो चर्च द्वारा वसूला जाता था और टाइड एक ऐसा कर था जो सरकार द्वारा वसूला जाता था। प्रथम 2 स्टेट्स जो थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों का जन्म कुछ विशेषाधिकारों से प्राप्त था, जैसे उनको किसी भी प्रकार की कोई कर नहीं देनी होती थी और जितने भी प्रिविलेजेस होते थे, जितने भी विशेषाधिकार होते थे वो उनको मिलते थे। सारे कर जो है वो तृतीय स्टेट द्वारा दिया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण में था निर्वाह संकट। इसमें फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज का उत्पादन कम था, मांग ज्यादा थी। पावरोटी की कीमत जो कि एक खाद्य वस्तु थी, क्योंकि ये आम लोग जो थे उनके खाद्य की वस्तु थी, इसमें तेजी से वृद्धि हुई। मजदूरों को मजदूरी उनके महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ी और इस वजह से अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां और बदतर हो गई जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है और ऐसे में जीविका संकट जो है उत्पन्न हो जाता है। लोग जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहां की सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। इससे भी लोगों का गुस्सा जो है ऊपर आ जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण थे। इस समय मध्यम वर्ग का जन्म होता है, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक और बिजनेसमैन इत्यादि थे। ये लोग जन्म के आधार पर विशेषाधिकार जो कि कुलीन वर्ग और चर्चों को मिला हुआ था उसके खिलाफ थे। इन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए और इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेषाधिकार जन्म के आधार पर ना होकर काम के आधार पर और उनके मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। मध्यम वर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो क्रांति हुई उसमें उनका महत्वपूर्ण जो है हिस्सा था। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की और इसमें जो है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर जो है काफी धन संपत्ति अर्जित की थी और इसीलिए वो जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों के पक्षधर नहीं थे।
नेक्स्ट है लुई 14वां। लुई 14वां जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वो बुर्बो राजवंश का राजा था। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लुई 14वां था वो किस वंश का राजा था, तो वो बुर्बो राजवंश का था। उसका जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का जो है नष्ट होना जो है एक मुख्य कारण था। इसमें फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा कर्ज जो है उनके ऊपर हो गई थी। लगभग 2 अरब लिब्रे का कर्ज जो है फ्रांस पे हो चुका था। लिब्रे जो थी उस समय वहां की मुद्रा की इकाई थी। 1776 में जो है अमेरिका जो है स्वतंत्र होता है और उसको स्वतंत्र कराने में फ्रांस ने काफी ज्यादा जो है हेल्प किया। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर भी फिजूल खर्ची होती थी और इसके अलावा जो है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट भी एक मुख्य कारण था। इसीलिए क्रांति की शुरुआत जो है फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां ने जब 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, क्योंकि वहां शासक जो है वो कभी भी खुद जो है कर के बढ़ोतरी का निर्णय अपने आप नहीं ले सकता था। उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। अतः इसके लिए जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों के जो लोग हैं वो वहां पर उपस्थित हुए। तृतीय स्टेट में भी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, वही जो है प्रतिनिधि कर रहा था इस वर्ग का। बाकी के लोग जो है सिर्फ दर्शक थे यहाँ पर। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तृतीय स्टेट का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है वोट करने का अधिकार हो, क्योंकि एक वोट का मतलब था कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जब एक एक वोट देते थे तो वो ऐसे भी जो कोई भी निर्णय है वो उनके पक्ष में चली जाती थी। और इसीलिए तृतीय स्टेट चाहती थी कि उनको सभी को जो है वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। और जब राजा ने इस बात को इनकार कर दिया तो उन्होंने जो है वहां से वॉकआउट कर लिया। वहां से उन लोगों ने वहां से जाना बेहतर समझा और इसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ सब सेना को पेरिस और इसके बाद जो है उन्होंने बाहर जाकर जो है टेनिस कोर्ट में जो है अपनी जो है एक असेंबली बना ली और उन लोगों ने ये निश्चय किया कि जब तक उनको जो है यहाँ पर जब तक जो है संवैधानिक जो है लागू नहीं हो जाता है तब तक वो जो है ये उनकी जो ये संघ है जो वो बनी रहेगी। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 14वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। बाद में लुई 14वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनके लिए हानिकर हो सकता है। 14 अगस्त 1789 की रात को असेंबली में कर्तव्य और बांधने वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जहां राजा के अधिकारों को जो है सीमित किया गया संविधान के प्रोविजन के द्वारा। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाना भी उनका मुख्य उद्देश्य था, जैसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका और न्यायपालिका, जैसे अभी हमारे यहाँ है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। सक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वे थे जो वे पुरुष थे, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को मिला, और वैसे भी उन पुरुषों को जो सिर्फ 25 वर्ष से अधिक के थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। इसमें महिलाओं
और अन्य पुरुषों को जो गरीब थे, भूमिहीन थे, उनको इसमें कोई भी भागीदारी नहीं दिया गया। उनको निष्क्रिय नागरिक थे उनकी श्रेणी में रखा गया। यहाँ कुछ राजनीतिक प्रतीक के मायने भी दिए गए हैं, क्योंकि फ्रांस में सभी स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहाँ पर फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया ताकि लोगों को जो है वो समझाने में उनको मदद मिले। इसमें टूटी हुई जंजीर का मतलब था दासों को, क्योंकि पहले दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, तो टूटी हुई जंजीर का यहाँ मतलब था आजादी का प्रतीक। छड़ों का गट्ठर, इसमें ये जो है संदेश दिया गया कि एक गट्ठर को, छड़ों का अगर एक गट्ठर हो, बंधा हुआ हो, यानी एक अगर व्यक्ति में एकता हो तो उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, यानी कि एकता में ही बल है। जैसे हम लोगों ने पहले भी एक कहानी सुना है कि जिसमें लोहे के गट्ठरों का के थ्रू जो है उसके पिता ने अपने बच्चों को ये समझाया कि एकता में बल होता है। तो ऐसे ही छड़ों का गट्ठर को जो है एकता का प्रतीक, बल का प्रतीक माना गया। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, इसमें ये बताया गया कि सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। राजदंड का प्रतीक, राजदंड जो है वो शाही सत्ता का प्रतीक है। और दूसरा जो नेक्स्ट जो है वो है अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, इसका जो अर्थ है वो है समानता का प्रतीक, यानी कि अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा गया है। इसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियरे जो था वो जैकोबिन क्लब का संस्थापक भी था। जैकोबिन क्लब एक ऐसे वर्ग का जो है एक ऐसे वर्ग से बना हुआ संस्था था जिसमें गरीब और जो है मध्यम वर्गीय लोग जो है शामिल थे, और इन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई 1793 में, और रोबेस्पियरे जो है इस सरकार का जो है मुखिया बना। और इस समय को 17 से इसका जो है टोटल जो शासन का पीरियड रहा है वो 1793 से 1794 तक रहा है, जिसे आतंक का युग कहा गया है, क्योंकि इसने सख्त दंड की नीति अपनाई थी उनके खिलाफ जो इनके मानदंडों पर सही नहीं थे या इनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे या जो इनके निर्णयों के खिलाफ जाते थे। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन, पादरी, राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं थे, सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और बाद में जो है उनको गिलोटिन द्वारा मार दिया गया। गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस था, एक ऐसा यंत्र था जिसमें लकड़ी के गट्टे पर लोगों के सर को रखकर और उसके ऊपर से ब्लेड से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियरे को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। दूसरा जो काल रहा है वो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियरे के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था और इस वजह से राजनीतिक अस्थिरता का जो है फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कब खत्म किया डायरेक्टरी को? 1799 में। और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। वो तुरंत ही फ्रांस का सम्राट नहीं बना, पहले लोगों के बीच में अपने विश्वास को जगाया, बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में लिया और फिर 1804 में जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। वो एक डिक्टेटर था, तानाशाह था। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और राज्य का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। उन्हें जो है यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी और इसीलिए शुरू में लोगों के द्वारा उसको समर्थन मिला, क्योंकि लोग उन्हें आधुनिकीकरण के कर्ता के रूप में देखते थे और उनका मानना था कि नेपोलियन जो है यहाँ पे आधुनिकीकरण लेकर आएगा। अंततः 1815 में वाटरलू में वो पराजित हो गया।
यहाँ पे महिलाओं के लिए शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियां शामिल थी। ज्यादातर महिलाएं जो थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके बाद समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे और इसके लिए महिलाएं जो है वो संघर्ष कर रही थी। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए जो इस प्रकार थे। क्रांतिकारी सरकार, जिसे हम आतंक का सरकार कहते हैं, उस समय जो है महिलाओं के लिए कुछ काम किए गए। इसमें सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई और लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते थे। महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा और अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। फ्रांस की महिलाओं को 1946 में मताधिकार जो है वो हासिल हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास को हथकड़ियों में डालकर अटलांटिक महासागर पर कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था और बाद में बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। बारदो और नानते, ये 2 ऐसे बंदरगाह थे जो दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि अफ्रीका में थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं थी, लेकिन 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। हालांकि यह काफी कम अवधि तक जो है लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। एक मिनट।